हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैकेट की नई वीडियो सीरीज जो कि है लास्ट मिनट रिवीजन और उसकी पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने किया था आरटीआई एक्ट की टाइमलाइंस। जितनी भी टाइमलाइंस आरटीआई एक्ट के अंदर दे रखी है वो हम कर चुके हैं। दूसरा, हमने उस वीडियो के अंदर कुछ सेक्शंस भी लर्न करने का ट्राई किया था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2 जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फीस और पेनल्टीज जो कि आरटीआई एक्ट के अंदर आई हुई हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज ये कि आरटीआई एक्ट के अंदर जितनी भी फीस सबमिट करनी होती है एप्लीकेंट को, वो फीस का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन लिखा है आरटीआई रूल्स 2012 के अंदर। और उसका रूल नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसका रूल नंबर 3 है एप्लीकेशन फी। अब लेट अस रीड की एप्लीकेशन फी इस रूल के अंदर लिखा क्या है। एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, यानी आरटीआई की एप्लीकेशन, आरटीआई के लिए अप्लाई करने के लिए आरटीआई एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 1। दिस मस्ट बी मेमोराइज्ड। इट शैल बी अकम्पनीड बाय अ फीस ऑफ ₹10। ये सबको पता है कि भाई 10 रुपये लगते हैं आरटीआई लगाने के लिए, लेकिन क्या ये पता है कि ये 10 रुपये लिखे कहाँ पर है? तो ये 10 रुपये लिखे आरटीआई रूल्स 2012 के रूल नंबर 3 के अंदर। देन आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट शैल ऑर्डिनरीली, यानी ऑर्डिनरीली है ना, नॉट कंटेन मोर देन 500 वर्ड्स, मतलब इन जनरल उसमें 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन में। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं होगी कि भाई इसके अंदर तो 500 वर्ड से ज्यादा है। ऑर्डिनरीली 500 वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एक क्वेश्चन, सॉरी एक एक वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है। तो यू मस्ट रीड दिस थॉरली। अच्छा, दीज 500 वर्ड्स आर एक्सक्लूडिंग एनेक्जर। एनेक्जर के वर्ड अलग है, ये मेन आरटीआई एप्लीकेशन का टेक्स्ट है जिसके अंदर की लिखा है कि 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाउएवर आरटीआई तब भी रिजेक्ट नहीं होगी अगर 500 वर्ड से ज्यादा हो भी गए तो भी। ठीक है, तो ये बस एक इंडिकेशन है कि हाँ भाई इतने में एप्लीकेशन आपकी हो जानी चाहिए। तो एक्सक्लूडिंग एनेक्जर्स। और दूसरी चीज, आरटीआई की एप्लीकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेनिंग एड्रेस ऑफ सीपीआईयू। भाई आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी तो होना चाहिए। और दूसरा, जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भी एड्रेस। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, जो सेक्शन 6 है उसका टाइटल क्या है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ये टाइटल जरूर याद करने हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो इस टाइटल के जो फर्स्ट सबसेक्शन है यानी 6(1) आरटीआई एक्ट का सेक्शन 6 उसका सबसेक्शन 1, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक पर्सन जिसको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आरटीआई एक्ट के अंडर, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कैसे, इन राइटिंग। ही विल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरली आपने बोल दिया तो रिक्वेस्ट हो गई, तो इन राइटिंग वो रिक्वेस्ट करेगा। या फिर जो आरटीआई पोर्टल्स बने हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, या फिर किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, अगर उस पर्टिकुलर एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई और है तो। ठीक है, तो जिस एरिया में एप्लीकेशन लगाई जा रही है उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। और अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी में तो कहीं पर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अकम्पनिंग सच फी, कौन सी फी की बात कर रहे हैं हम, 10 रुपये की बात कर रहे हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर जो रिक्वेस्ट है फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीस लगेगी। अब फीस किसको सबमिट करेंगे आप, सीपीआईओ या सीएपीआईओ। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सीपीआईओ के पास जाएगी या फिर सीएपीआईओ के पास जाएगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने कर लिया है टाइमलाइन, जो कि सीएपीआईओ के पास अगर आरटीआई एप्लीकेशन आती है तो आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर अगर 30 डेज के अंदर जवाब देना है तो उसके अंदर प्लस 5 डेज हो जाएंगे अगर एप्लीकेशन सीधे सीपीआईओ के पास ना आके सीएपीआईओ के पास आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। भाई किसी को अगर लिखना नहीं आता है बट स्टिल ही वांट्स टू आस्क फॉर सम इन्फॉर्मेशन, तो सीपीआईओ जो है या फिर एसपीआईओ जो है वो उनको असिस्टेंस देंगे ताकि जो पर्सन है वो ओरली रिक्वेस्ट कर पाए और उसको लिख पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट जो है वो ओरली ही ले लेंगे, बट वो उसको हेल्प करेंगे ताकि एप्लीकेशन जो है वो किसी तरीके से राइटिंग में आ जाए। बट वो उसको हेल्प करना है कि भाई वो बंदे को अगर लिखना नहीं आता है तो देन सीपीआईओ और एसपीआईओ। ठीक है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्प करने की, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस वॉज सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। फाइन। तो नेक्स्ट देखो, जो आरटीआई रूल्स 2012 है, उनका पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। उसका पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फीस फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फीस है किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो लेट अस सी, फीस फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 1, 5 ऑफ सेक्शन 7। तो भाई फीस पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये सेक्शन एक्चुअली में है क्या।
और क्या आपको पता है कि ये सेक्शंस आप पढ़ चुके हो या नहीं? तो अब देखते हैं सेक्शन 4 का। सब सेक्शन 4 क्या कहता है। सबसे पहले तो सेक्शन 4 का टाइटल आपको याद करना है। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो उसका भी सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जितना भी मटेरियल है, कि कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेबसाइट वगैरह पर पड़ा होना चाहिए या फिर वो एक्सेसिबल होना चाहिए हर पब्लिक को। ठीक है, तो ऑल मटेरियल शैल बी डिसएमिनेटेड। डिसएमिनेटेड मतलब कि वो सर्कुलेटेड होना चाहिए। कैसे सर्कुलेट करेंगे हम? इंटरनेट के थ्रू, नोटिस बोर्ड के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो इस तरीके से उसको डिसएमिनेट करना चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव रहे उसको डिसएमिनेट करना। दूसरा, वो लोकल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, और लोकल एरिया के अंदर है तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि लोकल एरिया के अंदर अगर सपोज इंटरनेट नहीं है तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू उसको डिसएमिनेट कर सकते हैं। एंड जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी आप डिसएमिनेट कर रहे हैं, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विद सीपीआईओ। ठीक है, तो और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं बात कर रही हूँ वो होनी चाहिए अवेलेबल फ्री। लेकिन अगर फ्री अवेलेबल नहीं है तो एट सच कॉस्ट ऑफ द मीडियम और द प्रिंट कॉस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये जो प्रेस्क्राइब्ड है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर फ्री नहीं है और हमें कुछ पैसे लगाने पड़ रहे हैं उसको देने के लिए, तो उसके लिए आप कितनी फीस ले सकते हैं, कितनी फीस चार्ज कर सकते हो एप्लीकेंट से, तो वो फीस जो है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेस्क्राइब लिखा है, तो ये प्रेस्क्राइब कहाँ पर की गई है? ये प्रिस्क्राइब किया आरटीआई रूल्स 2012 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 और 5। तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि जो है 30 डेज के अंदर आपको अपनी रिक्वेस्ट, आरटीआई की रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर देना है ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या फीस प्रिस्क्राइब्ड है? अभी हमने पीछे देखा आरटीआई रूल्स के 2012 और उसके रूल नंबर 3 के अंदर। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो प्रिस्क्राइब्ड है एप्लीकेशन के लिए फीस, वो प्रिस्क्राइब्ड है ₹10। राइट, अब उसके बाद है सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 1 हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 5 सॉरी सब सेक्शन 5 ये क्या कहता है कि अगर जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोवाइड करनी है, किसी प्रिंटेड या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करनी है, तो एप्लीकेंट को फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पे सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये फीस कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है? अगेन ये फीस जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है आपका आरटीआई रूल्स 2012 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड। फिर वो ये कहते हैं प्रोवाइडेड दैट फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, ये हम देख चुके पीछे। और ये 1 और 5 ऑफ सेक्शन 7 के 1 और 5 भी हमने देख लिया कि 1 के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर डिस्पोजल हो जाना चाहिए, और 5 के अंदर है कि अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसी प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, तो एप्लीकेंट को कुछ फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके की फीस आप चार्ज नहीं करेंगे। नो सच फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो बीपीएल पीपल से आप फीस को चार्ज नहीं करेंगे, चाहे कोई सी भी फीस है वो। ठीक, तो चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की फीस है 10 रुपये, या फिर वो इन्फॉर्मेशन किसी और फॉर्म में अगर हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है और इसके लिए फीस प्रेस्क्राइब्ड है कुछ, वो फीस जो प्रेस्क्राइब्ड है वो भी आप बीपीएल लोगों से नहीं लोगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ सेक्शंस ऑफ आरटीआई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीस पर। अब जो रूल 4 है ऑफ आरटीआई रूल्स 2012, वो क्या कहता है? उसका ए पॉइंट कहता है कि भाई अगर सपोज हमें उसने किसी फाइल का प्रिंट मांगा है, तो हम क्या करेंगे? ₹2 फॉर ईच पेज, और वो पेज का साइज भी यहाँ पर स्पेसिफाइड है A3 और स्मॉलर साइज पेपर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पेपर है A3 है, इससे छोटा पेपर जो है, तो वो जो पेपर है वो ₹2 पर पेज का पड़ेगा एप्लीकेंट को। तो यानी वो 10 पेज मांग रहा है तो आप उससे ₹20 मांग लेंगे। ठीक, ये हमने पीछे जो पार्ट 1 था वीडियो का उसके अंदर हमने कर लिया है कि फीस मांगना और फीस का सबमिट होना, और जब एप्लीकेंट ने फीस को सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 30 डेज से एक्स्ट्रा होता है। ठीक, तो ये तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर तो पेपर का जो साइज है वो A3 और स्मॉलर है, तो अभी हमने देखा कि भाई उसके लिए तो ₹2 लगेंगे पर पेज। लेकिन उससे बड़ा पेपर है अगर, तो लार्जर साइज का पेपर है, तो एक्चुअल कॉस्ट उस
बड़े पेज को फोटोकॉपी कराने के लिए आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट लगेगी वो आप आरटीआई एप्लीकेंट से मांगेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है भाई वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फोटोकॉपी ना हो सकती है, वो पेपर नहीं मांग रहा है, वो कोई मॉडल या कोई सैंपल मांग रहा है, तो भाई उस मॉडल और उस सैंपल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप एप्लीकेंट से मांगेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। देखते हैं डिस्क या फ्लॉपी, अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है तो ये है ₹50। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है ₹50। ये भी कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रूल 4 ऑफ आरटीआई रूल 2012 के अंदर लिखा हुआ है। देख लेते हैं। अगर कोई पब्लिकेशन वो मांग रहा है वो, ठीक है, तो पब्लिकेशन वो मांग रहा है तो उस पब्लिकेशन का कोई प्राइस होगा, कि जैसे उसका ये प्राइस है एमआरपी मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज ₹1000 की पब्लिकेशन है, तो या तो आप उस पब्लिकेशन का प्राइस मांग लेंगे या फिर उस पब्लिकेशन की फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। और जब फोटोकॉपी करोगे तो भाई A4 साइज के पेपर पे अगर करोगे या फिर A3 से छोटे पेपर पे करोगे तो अगेन ₹2 पर पेज आप ले लेंगे। ठीक है। और हो सकता है वो उस पब्लिकेशन के कुछ एक्सट्रैक्ट्स ही मांग रहा हो, तो यानी उस पब्लिकेशन में से कुछ वो कह रहा है कि भाई मेरे को 20 पेजेस दे दो बस। ठीक है। पेज नंबर बता देगा, तो वो 20 पेजेस के लिए आप ₹2 पर पेज उससे मांग सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसके बाद है सो मच ऑफ द पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस आपके एप्लीकेंट से ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आपके पोस्टल चार्जेस लग रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं की जा सकती, वो इन्फॉर्मेशन मेल से नहीं जा सकती, बट वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट से ही जाएगी, पार्सल के थ्रू ही जाएगी, तो आप उस एप्लीकेंट से क्या चार्ज करेंगे? ₹50 से ज़्यादा जितने भी पोस्टल चार्जेस आपके लगते हैं इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने में, तो ₹50 से एक्सीडिंग जो भी चार्ज लगेगा आपका, वो आप आरटीआई एप्लीकेंट से मांगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है नो फीस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन। कि भाई अगर आपने उस एप्लीकेंट को ऑफिस ही बुलाया है कि आप फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो पहला आर जो होगा, जो फर्स्ट घंटा है, ठीक है, तो फर्स्ट आर के अंदर आप उनसे कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, और उसके बाद वो जितने भी आर्स लगाते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को इंस्पेक्ट करने में, उसके लिए आप चार्ज करोगे ₹5 पर आर। ठीक है। तो ₹5 फॉर ईच सब्सिक्वेंट आर और फ्रैक्शन देयर ऑफ, यानी 1 घंटा हो गया तो नेक्स्ट घंटा जो आपका स्टार्ट हो गया, और उसके लिए ₹5 आप चार्ज करेंगे। ठीक है। चाहे वो नेक्स्ट आवर पूरा कंप्लीट होता है चाहे नहीं होता है, चाहे उसका फ्रैक्शन ही हो रहा है, यानी वो 1 आवर के बाद उसको हाफ एन आवर ही और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उस हाफ एन आवर के भी ₹5 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट आवर ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो फर्स्ट आवर के अंदर कोई फीस नहीं है, और उसके बाद ₹5 पर आवर फॉर ईच सब्सिक्वेंट आवर और फ्रैक्शन। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनसे आप कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो नो फी अंडर रूल 3। रूल 3 के अंदर क्या था वो भी हम अभी पढ़ चुके हैं, और रूल 4 के अंदर क्या था वो भी हम पढ़ चुके हैं। रूल 3 में कि भाई ₹10 लगते हैं आरटीआई के, और रूल 4 में अभी जो हमने सारी फीस पढ़ी है कि ₹2 पर पेपर हो गया, या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द पेपर, या वट एवर। ठीक है। तो बीपीएल जो पीपल है उनके लिए कोई भी फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। फाइन। Provided a copy of the certificate issued by the appropriate government in this regard is submitted along with application। आपको पता कैसे चलेगा कि जो एप्लीकेंट है वो बीपीएल है? तो भाई जो एप्लीकेंट अगर बीपीएल है तो वो उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी प्रोवाइड करेगा अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिस सर्टिफिकेट से ये आपको पता चलेगा कि वो जो एप्लीकेंट है वो बीपीएल है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आप पेनल्टीज, की पेनल्टी क्या क्या लगेगी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, तो पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी और कितनी लगेगी। तो ये जो पेनल्टीज है ये कहाँ पर दी हुई है, ये आरटीआई रूल 2012 में नहीं दी हुई है। ये जो पेनल्टीज का जो सेक्शन नंबर 20 है वो है सेक्शन नंबर 20 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। यहाँ पर है ये पेनल्टीज। ठीक है। तो देखो क्या पेनल्टी है, अभी इसको हम पूरा रीड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे पेनल्टी लगेगी कितनी। और बीच में मुझे कुछ सेक्शन नजर आ रहा है, क्या ये सेक्शन आपको याद है? क्या इस सेक्शन का टाइटल आपको याद है? तो देखो सेक्शन नंबर 7 जो है उसका टाइटल है डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, और उसका सब सेक्शन 1 उसके अंदर लिखा हुआ था कि रिक्वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वेयर सीआईसी और एसआईसी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि सीपीआईओ ने किसी भी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब हम देखते हैं कि
सीपीआईओ के ऊपर किस किस वजह से पेनल्टी लग सकती है। तो देखो, अगर तो सीपीआई ने रिफ्यूज किया है, देखो मैंने फिर से कीवर्ड जितने भी हैं वो मैंने बोल्ड के अंदर लिखे हुए हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू दीज कीवर्ड्स, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कीवर्ड से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, अगर तो सीपीआईओ ने रिफ्यूज किया है कि भाई मैं एप्लीकेशन को रिसीव ही नहीं कर रहा, रिफ्यूज टू रिसीव द एप्लीकेशन। दूसरी चीज, अगर सीपीआईओ ने एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश नहीं किया है टाइमलाइन के अंदर, यानी कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो लिखा हुआ है 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, उस बंदे ने यानी सीपीआईओ ने 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश की है, या फिर मैलाफाइडली डिनाइड यानी इंटेंशनली डिनाई किया है कि इंफॉर्मेशन को देने से, नेक्स्ट नोइंगली जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के डिस्ट्रॉय ही कर दिया गया है, या फिर किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया है इन्फॉर्मेशन को मिलने से एप्लीकेंट तक। ठीक है, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये यू हैव टू गो थ्रू दीज थोरली। तो ये सारे अगर सीपीआईओ इन सब चीजों में से कोई भी चीज उसके ऊपर अप्लाई होती है तो ही सब्जेक्ट टू पेनल्टी। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या पेनल्टी लगेगी। इट शैल इम्पोज अ पेनल्टी। पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? वेयर सीआईसी और एसआईसी इज ऑफ द ओपिनियन। अगर सीआईसी या एसआईसी को लगता है कि सीपीआईओ ने ये सब काम किया है कि एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया है, जानबूझ के रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया है, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से 250 रुपीज पर डे, और इट शैल नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज। ठीक है, तो ये पेनल्टी है 250 रुपये पर डे, और जो कि मैक्सिमम किसी सीपीआई पे पेनल्टी लग सकती है, तो वो पेनल्टी कितनी लग सकती है? 25,000 रुपीज की। ठीक है, और ये पेनल्टी कौन से सेक्शन के अंदर है ये जरूर याद रखना है कि भाई पेनल्टी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 20 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। फाइन, तो दिस वाज द पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो, last minute revision series. So thank you for watching and do wait for the next parts.